नमस्कार साथियों। आज हम इस पीसीएस के क्वेश्चन पेपर को जो उत्तराखंड का 2021 में हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम तकरीबन 70 63 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इससे आगे के ही हम क्वेश्चंस लगाएंगे। सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट से भरे हैं, इसलिए मैं जो भी उसमें जितनी भी बातें हैं वो सारी आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपसे यही अनुरोध है कि आप इनसे मतलब कोशिश करिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसे आप इनकलकेट कर पाएँ अपनी तैयारी में, पेपर को सॉल्व करने के तरीके में, और अल्टीमेटली ये आपको फ़ायदा पहुँचाए, यही मेरा उद्देश्य है। और अगर ऐसा कुछ भी लाभ आपको होता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, हमने पिछली बार किया था कि जो रोलिंग प्लान है वो किस योजना में आई थी, तो हमें पता है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी नहीं चली थी। 1978 में वो जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई थी तो वो विध्वंस हो गई थी। फिर 2 वर्ष का रोलिंग प्लान आया था, 78 से 79, फिर 79 से 80 के बीच में, ठीक है? चलिए, ये हमने सीख लिया था। आज का नया प्रश्न है कि इसमें से सही कौन सा है? अब ये अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है एंड सारा बता दूं तो बहुत टाइम लगेगा, बट मैं फिर भी आपको एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ। सारा जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी और नेशनल इनकम क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, सब्सिडी, सारा बता दूं एक बार। चलिए, आप भी क्विक रिवाइज कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले होती है हमारी जीडीपी। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले होती है हमारी जीडीपी। जीडीपी का तात्पर्य क्या है? किसी एक देश की सीमाओं के भीतर, जैसे इंडिया की एक भौगोलिक टेरिटरी है ना, उसके भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है उसका एक निश्चित समयावधि में अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। यानी यह है इंडिया, मान लिया जाए। अब कैसा, अभी क्या बना रहा हूँ, देखिए ये इंडिया है ना, जैसा भी है, देखिए ये इंडिया है मान लिया जाए। अब देखिए इसकी जो भौगोलिक बाउंड्री है, इसमें एक निश्चित समयावधि के भीतर, यानी 1 वर्ष के अमूमन हम मानते हैं, जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो यहाँ के नागरिक करें, विदेशी नागरिक करें, कोई भी करे, बस इस देश की भौगोलिक टेरिटरी के भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है वो जीडीपी में आएगा। यानी अगर कोई ऑस्ट्रेलियाई आदमी आकर यहाँ भारत में कुछ उत्पादन करता है तो क्या वो जीडीपी है? ऑफकोर्स है। बाहर का, अगर देश के भीतर होना चाहिए वो उत्पादन बस, तो जीडीपी आप समझिए इनका फाइनल। अब देखिए, जीडीपी तो हमने सीख लिया। अब आता है जीएनपी। एन क्या है फिर? देखिए, जी का अर्थ है ग्रॉस, डी का अर्थ है डोमेस्टिक और पी का अर्थ है प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या है? ग्रॉस ही है इसका अर्थ है नेशनल, इसका अर्थ है प्रोडक्ट। यानी हमारा ग्रॉस तो ग्रॉस ही रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट ही रहा है, बस हम डोमेस्टिक से नेशनल में आ गए हैं। तो देखिए, डोमेस्टिक से नेशनल में अगर देखिए, जब हम जीएनपी से जीडीपी निकालते हैं तो होता क्या है इसमें, सॉरी जीडीपी से जीएनपी निकालते हैं, जब हम जीडीपी से जीएनपी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जीडीपी आपको समझ आ गया, कोई भारतीय हो, विदेशी हो, अगर भारत में उत्पादन कर रहा है तो वो जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन अगर हम जीएनपी की बात करें, एन मतलब नेशनल, अब यहाँ पर नेशनल नेशनल चीज आ गई, मतलब अब इस जीएनपी में हम केवल उन्हीं को शामिल करेंगे जो भारत में, जिसका उत्पादन भारत वालों ने किया होगा। विदेशों ने जो भी उत्पादन किया होगा उसको भेज देंगे बाहर। तो जी, जीडीपी क्या था? टोटल उत्पादन था। अब इस डी वाले में अभी जो भी है वो ऑस्ट्रेलिया वाले नागरिक ने जो उत्पादन किया है वो भी हमने यहाँ पर लिखा है ना अभी, अब उसको हटाना पड़ेगा हमें। तो जीडीपी क्या कहता है? जीडीपी में अगर हमें जीएनपी निकालना है, ये जीएनपी निकालना है, तो हम जीडीपी में से क्या करेंगे? जो विदेशियों ने जो भारत में इनकम कमाई है उसको घटा देंगे, उसको घटाएंगे। और अब देखिए, भारत का कोई नागरिक ऑस्ट्रेलिया में भी तो उत्पादन कर रहा होगा ना, लेकिन क्या हम उसे जीडीपी में शामिल करेंगे? नहीं। अगर भारत का कोई नागरिक ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन करता है तो वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भारत की बाउंड्री में थोड़ी कर रहा है उत्पादन, वो तो ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री में उत्पादन कर रहा है ना, वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। लेकिन वो जीएनपी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो है भारत का नागरिक। सिंपल ही समझते हैं आप। एक है जीडीपी, एक है जीएनपी। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई भारत वाला भारत में उत्पादन करेगा तो वो जीडीपी में आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया वाला भारत में उत्पादन करेगा तो जीडीपी में आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया वाला अगर भारत में उत्पादन करेगा तो वो जीएनपी में आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली जो ऑस्ट्रेलियन वाले ने भारत में उत्पादन किया है उसका पैसा वो बाहर ले जाएगा। तो जो भी ऑस्ट्रेलिया वाला भारत में अगर नेशनल निकाल रहे हैं ना हम जीएनपी, तो इसमें हम जो भारत वालों ने जो विदेश में कमाया है वो यहाँ लाएंगे, और विदेशियों ने जो यहाँ कमाया है उसको बाहर भेज देंगे। अब तो समझ गए होगे आप। तो हम जीएनपी का फॉर्मूला देख रहे हैं। जीएनपी निकालेंगे तो जीडीपी में से क्या करेंगे हम? जो विदेशों से प्राप्त आय है उसको क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे या घटा देंगे? को देखिए, जोड़ देंगे। इसका तात्पर्य कि अगर विदेशों से जो भी हमें आय होती है, विदेशों से आय होती है ना जो, उसको हम जोड़ देंगे। इसका तात्पर्य कि जो हमें बाहर से हमने कमाया और जो हमने यहाँ जो बाहर वालों ने कमाया उसको वहां भेज देंगे। इसलिए हम नेट फैक्टर कॉस्ट इसे कहते हैं, ठीक है? मतलब कि विदेशों से आय को हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। इसका जीएनपी तो आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं एन, जीडीपी समझ आ गया। अब एनडीपी समझते हैं। फिर
NDP, देखिए डोमेस्टिक चेंज नहीं हुआ, बस हम जी को यानी ग्रॉस को हम नेशनल नेट है, सॉरी इसका अर्थ है नेट, हाँ इस वाले एन का अर्थ है नेट है। तो ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करते हैं, तो जो भी हमने उत्पादन किया उसमें कुछ घिसावट आई होगी ना, घिसावट, तो जब हम उत्पादन में से घिसावट को माइनस कर देते हैं, घिसावट को क्या करना पड़ता है माइनस, तो हमारा देखिए ये ग्रॉस था, ग्रॉस था, जब हम इसमें से घिसावट को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट, नेट पे। अब वही कह रहा है अगर मुझे GDP है इससे NDP निकालना है तो क्या करूंगा, GDP में से NDP निकालना है तो इसमें से घिसावट को माइनस कर दूंगा, घिसावट को माइनस करूंगा तो ये G हमारा N बन जाएगा, NDP बन जाएगा। अब ऐसे ही GNP था हमारा जिसमें से हमने विदेशी आय को एडजस्ट किया था, इसको NNP बनाना है तो अगर, तो इसमें से क्या करूंगा मैं, G को N बनाना है तो घिसावट को इसमें से क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। GNP, GDP, NNP, NDP सब समझ आया। अब जो ये NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, इसी को अगर हम मार्केट प्राइस पे जब निकालते हैं तो यही हमारी नेशनल इनकम होती है। अब ये मार्केट प्राइस क्या है ये भी समझते हैं, अभी समझेंगे, चिंता मत करो। अब ये याद रखना है कि जो NNP हमने निकाला है, अगर हम इसे मार्केट प्राइस पे निकालते हैं तो यही हमारी नेशनल इनकम, जो हमारी राष्ट्रीय आय कहते हैं ना, वही होती है। फिर जब हम इसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय भी आ जाएगी। लेकिन अभी हमें समझना है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट क्या होती है। देखिए फैक्टर कॉस्ट की बात की जाए तो फैक्टर कॉस्ट का तात्पर्य कि जब कोई सामान बना है, मान लीजिए मैं अपने घर में एक ब्रेड बनाता हूँ, मैं अपने घर में वो ब्रेड बना रहा हूँ बेचने के उद्देश्य से, तो मैंने वो ब्रेड बनाया, तो जिस समय मैंने वो ब्रेड बनाया मेरा जितना भी सामान लगा उस ब्रेड को बनाने में, यानी उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, यानी मैंने 5 रुपए का आटा लिया और उसमें 5 रुपए का आटा लिया, थोड़ी चीनी ली 2 रुपए की और 1 रुपए का पानी लिया बल, हाँ ठीक है, तो ये कितना, उस ब्रेड को बनाने के लिए मुझे 8 रुपए लगे, ये है इसकी फैक्टर कॉस्ट। अब जब मैं मार्केट में बेचूंगा तो क्या 8 ही रुपए में बेचूंगा इसे, नहीं, मैं अपना प्रॉफिट वगैरह भी तो, मतलब ये मार्केट में जब जाएगा तो हायर प्राइस पे जाएगा ना। तो देखिए फैक्टर कॉस्ट होती है एक मार्केट कॉस्ट होती है, मार्केट प्राइस भी कहते हैं इसे, यानी जो मार्केट में जब दुकानदार जिस रेट पर उसे बेच रहा है उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट जो मैंने जो जिस रेट पर वो सामान बनाया उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब एक बार समझते हैं क्या जुड़ता है इसमें, क्या घटता है। एक हमारी होती है अप्रत्यक्ष कर, दो ही चीज का खेल होता है इसमें, एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी अगर मैंने कोई सामान बनाया, अगर मैं उसे मार्केट में बेच रहा हूँ तो सरकार मुझसे GST तो लेगी ना, वो होगा एक। और एक होती है सब्सिडी, यानी सरकार कभी कभी कहती है कि चलिए ये सामान आपको महंगा लग रहा है तो हम इस पर थोड़ी सब्सिडी दे देते हैं। अब इन दोनों के खेल से ही मैं फैक्टर कॉस्ट निकालूंगा। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मैं जो मार्केट, सबसे पहले मार्केट प्राइस निकालते हैं, सॉरी मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, मैंने सामान बना लिया है 8 रुपए का, अब ये मार्केट में जाएगा बिकने के लिए, जाएगा ना, लेकिन सरकार क्या कहती है, रुको पहले आपको इस पर क्या देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दूंगा। मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी, मार्केट प्राइस निकाल रहा हूँ। फैक्टर कॉस्ट में क्या करूँ कि मार्केट प्राइस निकल जाए, ये देखिए फैक्टर कॉस्ट तो था 8 रुपए, सरकार कह रही है नहीं अभी आपको बेचने से पहले इस पर इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, तो इस फैक्टर कॉस्ट पे मैंने जोड़ दिया इनडायरेक्ट टैक्स। बट कभी सरकार ये कह देती कि अगर आपको ये सामान इतना जो भी है ना, ये अब मान लिया जाए ये 15 रुपए का बन गया, अब हमें महंगा लग सकता है ना, वो सरकार चलो आपको अगर सामान महंगा लग रहा है तो हम थोड़ी सब्सिडी देते हैं, यानी सब्सिडी का तात्पर्य कि हम कुछ पैसे की छूट दे देते हैं। आपको वो सामान 15 में मिल रहा था, अब हमने अगर 2 रुपए की सब्सिडी दे दी तो हमने कह दिया कि 2 रुपए मत दो, आप 13 ही रुपए दो, तो हम सब्सिडी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, अगर हमें मार्केट प्राइस, देखिए मार्केट प्राइस का फॉर्मूला निकल गया हमारा, मार्केट प्राइस हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट जो 8 रुपए का मेरा उत्पादन हुआ था उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ेंगे, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि सरकार उसे ऐड कर रही है। और सब्सिडी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि इतना पैसा आप मत दो सब्सिडी। यही हमारा फॉर्मूला है। अब इसी से कितने सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। अब अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या होगा भाई, आपने स्थानांतरण तो सीखा है ना, तो इस प्लस वाले को यहां ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, यानी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर, ये यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस बन जाएगी। उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, अब अगर मार्केट प्राइस तो मैंने सीख लिया था, तो मार्केट प्राइस में से क्या करेंगे हम, अप्रत्यक्ष कर उसमें जोड़े तो यहाँ क्या कर देंगे, घटा देंगे, हमें मूल प्राइस निकालना है, प्लस सब्सिडी कर देंगे। आप स्थानांतरण से सीख सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम आएंगे आपको। GNP GDP सारा कॉन्सेप्ट, इन जो चीजें मैंने बताई ना आपको, GDP से GNP बनाना है तो क्या करूंगा, D से N बनाना है, यानी जो विदेशों से हमें आई हुई है उसको क्या करूंगा, एडजस्ट कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अगर मुझे GNP मिल गया, अब इसे मुझे बनाना है क्या, NNP। अगर मुझे इसे बनाना है NNP, यानी क्रॉस को अब मुझे N बनाना है, यानी इसमें से क्या कर दूंगा, घिसावट को माइनस कर दूंगा, घिसावट को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा GNP में से। समझ गए।
अब एक बार समझते हैं, कितना समझ आया पता नहीं, मैंने सारी कोशिश तो करी ही, बट मेरे पास उतने संसाधन भी नहीं है कि मैं उतना डायग्रामेटिक तरीके से आपको समझा सकूँ। एनएनपी है, एनएनपी बराबर क्या होता है मैंने बताया, जी से एन बनाना है, यानी हम घिसावट माइनस करेंगे। सही बात है भाई। एनएनपी अगर हमें जीडीपी से एनडीपी बनाना है तो देखिए इससे जी से, पहली बात देखिए यहाँ से जी से एन बनाना है और डी से एन बनाना है। तो सबसे पहले डी से एन यानी डोमेस्टिक से ये नेशनल बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दूंगा, मैंने कहा था ऐसा। अब इस जी से एन बनाना है यानी इस ग्रॉस से नेट बनाना है, तो घिसावट को माइनस कर दूंगा, ये भी कहा था मैंने। तो ये दोनों क्या हो गए, सही हो गए। कोई दिक्कत, सीखा तो सही बात है, चलिए नहीं सीखा तो क्या ही करें, पढ़ ही रहे हो अभी भी आप। देखिए अब ये कह रहा है कि हम किसे एफडीआई में शामिल नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे कतई नहीं आता है, आता जब मतलब ऐसे नहीं आता है, कहीं पढ़ा नहीं। बट मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसे, मैंने ये सॉल्व किया था तभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और आंसर मेरा सही निकला था। कैसे, देखिए कभी भी अगर कोई चीज आपको निकालना है ना आंसर, तो देखिए कि उसमें समान चीजें कितनी हैं और विषम वाली चीजें कितनी हो रही है। देखिए पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, कपड़ा मिल का अधिग्रहण कर लिया, यानी कोई कपड़ा मिल है भारत में, विदेशों में, उसको अधिग्रहित कर लिया। किसी व्यावसायिक फर्म का निर्माण कर लिया, एक व्यावसायिक फर्म बना लिया। एक नए स्टील संयंत्र का निर्माण कर दिया, एक नए स्टील संयंत्र का निर्माण कर दिया। यानी ये तीनों चीजें कुछ भौतिक चीजें हैं, कुछ दिख रही हैं आपको। हाँ व्यावसायिक फर्म, कपड़ा मिल आपको दिखेगी, हाँ एक मकान होगा। व्यावसायिक फर्म आपको दिखेगा, एक मकान होगा। स्टील संयंत्र दिखेगा आपको, एक भवन होगा। अब देखिए ये, अब मुझे आता नहीं आंसर, बट मैंने केवल ये लॉजिक लगाया, ये तीन तो मकान वाली चीजें आ रही हैं, और ये कह रहा है कि एक स्टॉक खरीदेगा। स्टॉक मतलब किसी ने कोई स्टॉक, स्टॉक मार्केट तो आप समझते हैं, किसी ने कोई स्टॉक जारी कर दिया, बॉन्ड शेयर ये सब चीजें, वो खरीदेगा बल। अब ये देखिए ये तीन चीजें एक ग्रुप में आ रही हैं, ये और ये तीन तो आ रही हैं एक में, और ये कुछ अलग धुन बता रहा है भाई। अब मुझे पता नहीं था कि ये होता है नहीं है, लेकिन अब ये तीन तो आंसर हो नहीं सकते ना, तो आंसर होना चाहिए, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसलिए आंसर मैंने ये लगाया था, इसलिए आंसर यही है, ठीक है। कैसे निकालना है अगर आपको ना आए तो सीखा कि तीन एक चीज जैसी बन रही है। हाँ कुछ मकान 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 टाइप की, मतलब फिजिकल दिख रहा है कुछ, बट ये तो एक स्टॉक क्या है, स्टॉक तो एक इंटेंजिबल चीज है ना, तो समझ गए आप, ऐसे इसे करना होता है कभी कभी। ये भी मैंने आपको सिखाया था। देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे ना इसका आंसर निकल जा रहा है भाई, एक बार पढ़िए। बट ये कह रहा है जो WTO है उसकी कभी कभी आलोचना होती है बल कुछ कारणों से, लेकिन एक को छोड़कर, यानी इस वजह से चार चीजें दी उसमें, तीन चीजों से तो उसकी आलोचना हो रही है, लेकिन एक से उसकी आलोचना नहीं हो रही है। तो आपको जिससे उसकी आलोचना नहीं हो रही है उसका, अब बताइए कोई मेरी आलोचना करेगा तो जो मुझ में जो खामियां होंगी उसके बारे में मेरी आलोचना करेगा, जो मुझ में अच्छी चीज होगी उसकी आलोचना करेगा, नहीं करेगा। तो इसमें से आपको वही ढूंढना है, किससे इसकी आलोचना नहीं होती है, ढूंढना है। तो कौन सी इसमें से अच्छी चीज लग रही है भाई, देखिए यह इसके पास देशों के बीच जो व्यापार विवाद निपटाने हेतु तरीका नहीं है। हाँ भाई तरीका नहीं है, कमी है उसकी, तो इससे तो आलोचना होगी होगी। यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है। हाँ कठपुतली है, यानी अपने स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है, तो हाँ भाई ये आलोचना का विषय है। यह देशों की संप्रभुता को कम करता है। अगर ये मेरी जो सोवर्निटी है किसी देश की वो कम कर रहा है तो ये गलत बात है, हाँ भाई इससे भी आलोचना होगी। अब ये देखिए यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। अब ये आलोचना का विषय है क्या, अगर कोई चीज कहेगा हाँ स्वतंत्रता से करो, सभी लोग समान रूप से करो, तो ये आलोचना का विषय है नहीं, ये तो अच्छी बात है ना। तो आंसर ये होगा, इससे उसकी आलोचना नहीं होती, बाकी ये सभी उसके आलोचना के बिंदु हैं। तो कितना सरल क्वेश्चन था ये, कहीं किताबों में किताब वाली चीजें नहीं है यार, ठीक है। देखिए ये कह रहा है यदि प्राथमिक घाटा शून्य हो, अब ये बहुत इकोनॉमी थोड़ा टेक्निकल बन ही जाती है पीसीएस का पेपर, तभी मैं कहता हूँ यहाँ थोड़ा इकोनॉमी को समझिए। तब उधार की राशि क्या होगी बल। अब यहाँ पर तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिजिकल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। समझा दो तीनों के फॉर्मूले, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू यानी राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा क्या होता है, जो सरकार की जो आय है और जो उसका व्यय है, आय और व्यय लिख ही देता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है। तीनों चीजें बता देता हूँ, फिजिकल भी प्राइमरी भी। एक है हमारा क्या, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, हाँ रेवेन्यू डेफिसिट, फॉर्मूले लिख रहे, सरकार की जो आय माइनस व्यय। तो सरकार को डेफिसिट कब होगा, अगर उसकी आय कम है और व्यय ज्यादा हो रही है, यानी कमा 8 रहे हैं खर्च 10 कर रहे हैं, तो इसका घाटा होगा ना 2 रुपए का, इसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखते हैं हम फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट भी कहते हैं इसे, यानी राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, यानी राजकोषीय भी लिख लिया। अब देखिए सरकार को जो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ 2 रुपए का हुआ, उसको भरने के लिए जो उसने मार्केट से लोन लिया, यानी जो बोरोविंग की, उसे कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस बोरोविंग, यानी जो उधार लिया उसने मार्केट से, हिंदी में लिख लेना आप बोरोविंग,
इसे कहते हैं फीजल डेफिसिट। यानी फीजल डेफिसिट में क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस उसको पाटने के लिए सरकार द्वारा जो लोन लिया गया, उधार लिया गया मार्केट से, यानी प्लस बोरोविंग करेंगे तो हमारा फीजल डेफिसिट आ जाएगा। अब देखते हैं हम प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिसिट, ये इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था उसमें अब सरकार ने कुछ लोन ऐसे होंगे, कुछ खर्च ऐसा हुआ होगा सरकार का, जो सरकार ने पहले जो लोन लिया है ना उस पर ही इंटरेस्ट चुकाना है सरकार को। कुछ मान लिया जाए सरकार ने आज से 3-4 साल पहले कुछ लोन लिया होगा, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो चुकाना होगा। तो सरकार कहती है यार वो इंटरेस्ट तो मेरा चुकाने वाली, उसमें मेरी क्या गलती है भाई, वो तो चुकाना ही है मुझे, तो उसको मत काउंट करो कहती है वो। इसलिए फीजल डेफिसिट माइनस पुराने कर्ज पर जो ब्याज चुकाया गया है उसको घटाएंगे। क्या लिखना है आपको, प्राइमरी डेफिसिट बराबर फीजल डेफिसिट माइनस पुराने लोन पर जो ब्याज चुकाया गया ब्याज। बस सिंपल ये 3 फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। फिर रेवेन्यू डेफिसिट क्या कहा मैंने, अगर आय और व्यय में असंतुलन हो। फीजल डेफिसिट क्या कहा, जो असंतुलन है, यानी रेवेन्यू डेफिसिट प्लस उसमें जो बोरोविंग ली गई है सरकार की द्वारा। और प्राइमरी डेफिसिट क्या कहा, जो सरकार की का फीजल डेफिसिट है उसमें से हम जो सरकार पुराने लोन पर जो इंटरेस्ट चुका रही है उसे घटाएंगे। यानी सरकार अपना फायदा दिखाना चाहती है ना। मान लिया जाए फीजल डेफिसिट 30 रुपये आ रहा था, तो सरकार अगर प्राइमरी डेफिसिट क्यों दिखा रही है, क्योंकि इसमें से पुराना लोन घटा रही है 5, अब कहेगी भाई 25 ही हमारा अल्टीमेटली जो प्राइमरी डेफिसिट है ये तो हम पुराना चुका रहे हैं इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा करिए सरकार, ठीक है। चलिए इतना सीखा, तो अब देखते हैं कितना कर पा रहे हैं हम। अगर ये कह रहे हैं अगर प्राइमरी घाटा शून्य है, प्राथमिक घाटा शून्य है, तब उधार की राशि क्या होगी फल। अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी घाटा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो उधार की राशि है उस पर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट चुकाते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी घाटा ही शून्य है, मतलब उधार की राशि कितनी होगी भी, उधार की राशि ठीक उतनी होगी जितना हम ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। ये तो सिंपल भी, थोड़ा अगर आप सीसेट वाले अप्रोच से भी जाते हैं ये सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अधिक कर रहे हैं तो कुछ कम होता है, यहाँ कम हो रहा है तो कुछ अधिक जैसा कहता है। बट ये कह रहा है जब पूरा ही शून्य हो तो यहाँ भी ठीक ठीक बराबर जैसा होगा, ठीक है। तो आप अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इतने क्वेश्चन अगर 1-2 इकोनॉमी के इतने गहरे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स से जिसने इकोनॉमी करी होगी वही से अधिक समझ पाएगा, ठीक है। चलिए अब ये फैक्ट है तो याद कर लीजिए, यूएनडीपी जो एचडीआई इंडेक्स जारी करती है ना, उसमें उसने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कब शामिल किया बल, तो ये शामिल किया गया था 2010 के एचडीआर में। यूएनडीपी हमारी एचडीआई जारी करती है, इसमें इसने असमानता सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक भी जारी किया था। वो कब किया था, 2010 में किया था, ठीक है। चलिए अब ये पूछा है यूएनडीपी की एचडीआई रैंक क्या है इंडिया की, तो चलिए ये 20 का नहीं आप 23 का बताइए। यूएनडीपी की जो एचडीआई इंडेक्स जारी करती है 2023 में इंडिया की क्या रैंक है, लिखिए कमेंट में। एचडीआई इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है लिखिए, ठीक है। एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था कब बल, तो ये तो 2020 में किया गया था। बट अगली बार क्या प्रश्न बनने वाला है कि जो ये वर्गीकरण किया गया है इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम, इसकी परिभाषा क्या है पूछेगा। तो आप यहाँ पर आज सारा कंप्लीट करें। एमएसएमई यानी माइक्रो, एमएसएमई का तात्पर्य क्या हुआ, माइक्रो यानी सूक्ष्म, स्मॉल यानी लघु और मीडियम, ये 3 उद्योग होते हैं। इनकी परिभाषा दी गई है, इन पर कितना पैसा मतलब रुपए के टर्म में इसको परिभाषित किया गया है। तो ये लिमिट आपको लिखनी है, एक होता है माइक्रो उद्योग, एक होता है स्मॉल उद्योग, एक होता है मीडियम उद्योग, यानी सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। तो किस उद्योग को हम सूक्ष्म कहेंगे, इसका है 1 करोड़ और 5 करोड़, ये क्या है अभी बताऊंगा। इसका है 10 करोड़ और 50 करोड़, इसका है 50 करोड़ और 250 करोड़। ये क्या है देखिए, अगर माइक्रो उसे कहेंगे हम जिसमें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश तो हुआ हो 1 करोड़ और उसका टर्नओवर हो 5 करोड़। याद रखना ये जब भी बनेगा कठिन लगेगा, बट अभी करके जाओगे तो सिंपली आपको याद भी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ और उसमें टर्नओवर है 5 करोड़ तक, तो उसे कहेंगे हम माइक्रो। आपको इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर याद कर लेना है, बट सिर्फ अब क्या याद करना है, 1 करोड़ 5 करोड़, फिर 10 करोड़ 50 करोड़, फिर 50 करोड़ 250 करोड़। तो हर दो को पेयर में लीजिए, 1 करोड़ और 5 करोड़ वाला हो गया माइक्रो, 10 करोड़ और 50 करोड़ वाला हो गया स्मॉल, 50 करोड़ और 250 करोड़ वाला हो गया एमएसएमई। अब मैंने क्या कहा, जो ज़्यादा वाली रकम दिख रही है वो टर्नओवर है और जो कम वाली रकम दिख रही है वो इन्वेस्टमेंट है। सिंपली याद करिए, ये आएगा एग्जाम में मुझे लग रहा है, क्योंकि कभी मतलब यहाँ नहीं पूछा है। देखिए 1 करोड़ और 5 करोड़ ये है सूक्ष्म उद्योग में, 5 करोड़ और 10 करोड़ ये है लघु उद्योग में, 1 करोड़ और 5 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़, ये है, ठीक है। तो ये है सूक्ष्म उद्योग, ये है लघु उद्योग, ये है
मध्यम उद्योग। ये है इन्वेस्टमेंट की राशियां, यानी निवेश कितना किया गया है। ये है टर्नओवर। कहना क्या चाहता है ये, माइक्रो उद्योग किसे कह रहा है ये, जिसमें कम से कम 1 करोड़ तक का टर्नओवर हो और 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और 5 करोड़ का उसका टर्नओवर हो, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आपको आ गई होगी। तो ये भी 2020 थोड़ी याद करना, ये तो चलिए इतना फैक्ट है, ये तो ये नहीं आ सकता था मुझे, बट अगर परिभाषा पूछिए तो शायद वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज किसे कहा जाता है। गिल्ट एज सिक्योरिटीज ये कहा जाता है जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, जीसैक, इन्हें कहा जाता है गिल्ट एज सिक्योरिटीज। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने जारी की हैं, ये इस पर इनका डिफॉल्ट होने का खतरा बहुत कम रहता है। मतलब सरकार तो कोलैप्स हो नहीं जाएगी ना, यानी सरकार ही बर्बाद होगी कहीं, ऐसा तो होगा नहीं। यानी अगर आपने जीसैक खरीदे हैं सरकार के, तो वो गारंटी है कि आपको उसका पैसा मिलेगा। इसे कहते हैं गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, यानी सरकारी प्रतिभूतियों पर आपको जो सरकार ने लोन लेने के लिए जीसैक जारी किए, मैंने वो जीसैक खरीदा अपना एक कुछ, तो मुझे उस पर ब्याज और वो तो मिल ही जाएगा ना, क्योंकि सरकार तो बर्बाद होने वाली नहीं है। मान लिया जाए मैंने किसी कंपनी का लिया होता तो कंपनी डूब सकती थी भाई, तो उस पर रिस्क था, इसलिए इन पर रिस्क नहीं होता है सरकारी प्रतिभूतियों पर, इसलिए इसे गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहते हैं। आज ये थोड़े इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको अगर इकोनॉमी से हाथ अगर आप पाला नहीं पड़ा है आपका, तो थोड़ा कठिन लग सकता है, बट पाला तो कभी ना कभी पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो ये कह रहा है जो मीगा है, ये बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण, ये किसका एक भाग है। तो आपको आज यहाँ पर मैं वर्ल्ड बैंक के भी सारे भाग सिखा देता हूँ। तो देखिए, जो विश्व बैंक है ना, उसके 5 भाग हैं हमारे। जो विश्व बैंक है उसके 5 हिस्से हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, पांचों याद रखना, बार बार पूछता है। एक तो है IBRD, IBRD इसका एक भाग है। एक है ITC, इंग्लिश में ही याद करिए, फुल फॉर्म मत याद करिए। अगर आपको ये क्वेश्चन दिखा तो इंग्लिश में जाइए, उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करिए और आंसर निकालिए। क्यों याद करना है पुनर्निर्माण और वित्त बैंक वगैरह वगैरह। एक है IFC, एक है अभी हमने ऊपर देखा मीगा, और एक है ICSID। तो विश्व बैंक की 5 समूह हैं। एक IBRD, यहीं पर याद करिए, IDC, IDA है, सॉरी IDA, IFC, मीगा और ICSID। तो देख लिए वर्ल्ड बैंक के 5 हिस्से सब याद हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है मीगा किसका भाग है, तो मीगा है विश्व बैंक समूह के जो 5 हैं उसमें का एक भाग है। अब ये क्वेश्चन कितनी बार दिखाओगे मुझे, कितनी बार PYQ में आ गया है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जो GST है, उसने किस कर को समाप्त किया। तो ध्यान से पढ़िए, GST है क्या, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, हमें सबको पता है। अब देखिए, संपत्ति कर जो है वो प्रत्यक्ष है, कॉर्पोरेशन कर है वो प्रत्यक्ष है, आयकर है जो है वो भी प्रत्यक्ष है। तो भाई अगर GST अप्रत्यक्ष है तो ये प्रत्यक्ष वालों को कैसे ट्रांसफर करेगा। मूल्यवर्धित टैक्स यानी जो वैट है ये अप्रत्यक्ष है, तो GST ने इसे ही समाप्त किया था। ध्यान रहेगा, आयकर इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन कर कंपनियों पर लगता है, संपत्ति कर जिसकी संपत्ति एक लिमिट से ज़्यादा होगी उस पर लगता है, और वैट क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वस्तु कर ने इसे ही समाप्त किया था। ये बार बार पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि देखिए, आनुवंशिकी के जनक सबको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल। रामसर स्थल क्या है, सबको पता है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। कब, 2 फरवरी में। कब, कहाँ, ईरान के रामसार शहर में। कब, 1971 में। लागू कब हुआ, 1975 में। भारत ने कब साइन किया, 1982 में। भारत में कितने रामसर स्थल हैं, 80। सबसे ज़्यादा कहाँ, तमिलनाडु में। कितने, 14। इतनी सारी जानकारियां दे दी मैंने आपको एक 80 तो याद कराऊंगा नहीं मैं यहाँ पर, बट इतना याद कर लीजिए कि कितनी कितनी। मैंने क्या कहा, रामसार स्थल क्या होते हैं, ये आर्द्र भूमियां होती हैं। कब साइन हुआ था ये, 2 फरवरी 1971 को। कहाँ, ईरान के रामसार साइट शहर में। 1975 में लागू हुआ। भारत ने 1982 में इसे स्वीकार किया। भारत में अभी वर्तमान में 80 हैं रामसार साइट, सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। ठीक है, फिर है यूपी में, कितने, 10 हैं यूपी में। ठीक है, चलिए और क्या है फिर इसमें, देखिए ये भी याद करिए। यहाँ पर मैं जो UNFCCC है, इसका 26वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, ग्लासगो में। 27वां कहाँ हुआ था, मिस्र के शर्म अल शेख में। 28वां कहाँ हुआ है, UAE के दुबई में। अभी लेटेस्ट जो हुआ है COP 28, वो कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है। ठीक है, याद करना इसे, दुबई UAE में। अब कह रहा है ये वर्ल्ड वाइड फंड है जो WWF, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पांडा करके। ठीक है, याद करिएगा इसे, पांडा है इसका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई बता सकता है मुझे, WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए। चलिए कोई, कितना जो रिवाइज कर रहे हैं आप। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, भाई सरल है ये, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक है, चलिए साइंस के क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए झूम क्या है, सही बात है भाई, ये क्या है, कृषि की एक पद्धति है। इसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इनमें कोई समझाने जैसा नहीं है, इसलिए मैं तेज बढ़ रहा हूँ आगे। चलिए
कृषक, जोतने वाला किसे कहा जाता है भाई? कैंचुओं को कहा जाता है भाई, वो अच्छे होते हैं हमारे लिए, ठीक है। चलिए, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, दो जैविक समुदाय के मध्य संक्रमण का क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। सही बात, इतने सरल क्वेश्चन पूछता है इन्वायरमेंट से, मतलब बहुत सारे सरल क्वेश्चन पूछता है। बट आपको अब जैसे कभी उससे जैव आवर्धन पूछ दिया, जैव संचयन पूछ दिया, है बहुत सरल, बट अगर आपने कभी नहीं सुना है तो फिर तो कैसे ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा तो कभी सुनना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है कभी। अभी क्या आपके जो एग्जाम होने वाले हैं ये ग्रुप सी के, इस पर तो इन्वायरमेंट इतनी आनी है नहीं, पीसीएस तक आएगी तब तक मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, और इसमें है जीएस के जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं अगर, तो अब मेरे ख्याल से सारे करंट के ही क्वेश्चन है इसमें। और ये अच्छा क्वेश्चन है एक, देखिए, हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई है? तो ये प्लान बी है। अब ये प्लान बी नहीं है, ये है बी, मधुमक्खी वाला बी है, पता है। अब जिसको आता था ये बी, अगर इंग्लिश में अगर इसने बी दिया है ना, फिर तो ये बहुत ही नाइंसाफी है हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्योंकि यहाँ बी का अर्थ ऐसा बन जा रहा है, असली में ये बी ऐसा है, ये मधुमक्खी वाला बी है ये। यानी मधुमक्खियों के ही झुंड बनाए जाएंगे, अगर हाथी आएंगे तो मधुमक्खी छोड़ देंगे, टोटली वो भाग जाएंगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो आपको सिंपली समझना है, हाथियों के रेल को दूर रखने के लिए प्लान बी आया है, यानी मधुमक्खी वाला आया, ठीक है। चलिए, ओजोन डे कब भाई? 16 सितंबर। क्यों 16 सितंबर? 1987 को हमने कनाडा के मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था ओजोन के संरक्षण के लिए, इसलिए हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। चलिए, 1987 में 16 सितंबर के दिन ही हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था, ठीक है। चलिए, और देखते हैं कुछ हैं अगर करंट के क्वेश्चन, सॉरी जीएस के स्टैटिक के क्वेश्चन इसमें, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे उन्हें। आ गया एक और, नृत्य दिए हैं, एक साइड राज्य दिए हैं। अब ये तो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर ये कोई गलत करता है भाई वो फिर तैयारी में नहीं है अभी। भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु। इसकी कोई ट्रिक भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इतनी बार पढ़ चुके हो गया आप अभी तक, मतलब बार बार पढ़िए, 8 नृत्य है वो, वही आते हैं। हाँ, आपको एक चीज याद रखनी है, जो शास्त्रीय नृत्य है ना हमारे, वो कितने हैं? 8 हैं। हाँ, वो 4 तो ये हो गए, फिर एक क्षत्रिय हो गया, एक ओडिसी हो गया, एक हमारे इसमें कथकली हो गया, और एक क्या छूटा? कथकली हो गया, क्षत्रिय हो गया, ओडिसी हो गया, और एक और छूट गया हमारा। 8 हैं टोटली हमारे शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। मुझे ध्यान आएगा तो बताऊँ। कथक कहाँ का हो गया? यूपी का हो गया। और कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया? केरल का हो गया, ठीक है। चलिए, केरल में कुछ और है, कुचिपुड़ी है और कुछ कथक, कथक, हाँ कथक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, मोहिनीअट्टम केरल की, भरतनाट्यम तमिलनाडु की, कथक उत्तर प्रदेश की, ठीक है। कथकली, सॉरी कथकली है केरल की। तो एक कथकली हो गई, एक क्षत्रिया हो गई, एक ओडिसी हो गई, और एक मणिपुरी हो गई। ये 4 बचे हैं हमारे जो और हैं शास्त्रीय नृत्य में, 4 ये 4 ये, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, अब हिस्ट्री का क्वेश्चन आगे फटाफट निपटाते हैं, इनकी हिस्ट्री में समझाने का जैसा है नहीं उतना, फटाफट निपटाते हैं। सबसे ज्यादा मंत्र किसको? इंद्र देवता को भाई 250, फिर हमारे अग्नि देवता को कितने? 200, फिर हमारे वरुण देवता को कितने? 50। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, याद रहेगा। चलिए, फर्स्ट जैन परिषद कहाँ हुई भाई? ठीक है भाई, पाटलिपुत्र में हुई थी। कब? 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। किसने? स्थूल बाहु ने, क्या है वो, हाँ स्थूलभद्र, हाँ जो भी है, उसने अध्यक्षता की थी इसकी। और द्वितीय कहाँ हुई थी? हमारी वल्लभी में हुई थी, देवर्धि क्षमा शरण वाली। कब? 520 के आसपास, गुजरात में, ठीक है। चलिए, हर्षवर्धन द्वारा किसकी की गई भाई रचना? तो हर्षवर्धन की कौन सी है इसमें से? 3 रचनाएं हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन की, क्या? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। क्या क्या पढ़ते हैं? प्रियदर्शिका पढ़ते हैं एक तो, एक रत्नावली पढ़ते हैं और एक नागानंदा पढ़ते हैं। दरअसल हम कहते हैं किसी और ने लिखी थी ये, बट हर्ष ने उससे कुछ भास कहते हैं या कुछ कहते हैं उसका नाम, उसने लिखी थी करके, बट हाँ मान लेते हैं हर्षवर्धन की ही होंगी थी। शास्त्रिका रुद्रम्मा देवी काकतीय वंश की, पता है ना? क्यों ऐसा पता है उस टाइम पे? क्योंकि हम काकतीय, रुद्रम्मा, कुछ टेम्पल था यार जिसको हमने यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया था। और आजकल किसको शामिल किया है? होयसल मंदिर शामिल हुए हैं ना, तो याद कर लेना भाई होयसल के कौन कौन से मंदिर शामिल हुए हैं। और होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है, ये सब चीजें याद कर लेना, ठीक है। चलिए, लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय कौन थे? ये गणितज्ञ थे, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से इसका एक और पार्ट बन ही जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है और खाली कंटेंट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए जल्दी जल्दी में समझा के, इसलिए आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।